आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 10वीं की गणित से अध्याय 2 के प्रश्नों को हल करना, जो कि है बहुपद। ठीक है, तो अध्याय शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें हमें जान लेना जरूरी है कि बहुपद आखिर होते क्या हैं, ये बनते कैसे हैं, कितने प्रकार के होते हैं, घात क्या होती है, गुणांक क्या होती है, अचर राशियां किनको कहते हैं, चर राशियां किनको कहते हैं, बहुपद के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, ये सब हम आज जानेंगे। पहले बेसिक चीज़ें पहले सीखेंगे। तो बहुपद देखिए दो प्रकार की राशियों से मिलकर बनते हैं। एक होती हैं चर राशियां और एक होती हैं अचर राशियां। चर राशियां उनको बोला जाता है जिनके मान निश्चित ना हो, उनको हम बोलते हैं चर राशियां। और उनको हम अंग्रेजी के अल्फाबेट यानी कि ए से लेके जेड तक, इनसे हम इनको लिखते हैं। अब किसी भी बहुपद में कोई भी बहुपद होगा, उसमें कोई ना कोई चर राशि होगी, तो वो ए से लेके जेड तक कोई भी अक्षर हो सकता है वो ए का बहुपद हो या बी का बहुपद हो या सी का बहुपद हो, एक्स का बहुपद हो, वाई का बहुपद हो, जेड का बहुपद हो। ठीक है, यानी कि अगर एक उदाहरण लेके चलते हैं, इस टाइप से कोई बहुपद लिखा है 2x वर्ग धन 3x धन 4 बराबर 0। तो इसमें देखिए चर राशि क्या आ रही है, x, तो इसको हम क्या बोलेंगे, x का ये बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो अब x के स्थान पे कोई भी a से लेके z तक कोई भी अक्षर हो सकता है और उसी का उसको बहुपद हम बोलेंगे। अब दूसरी चीज जो है वो है अचर राशियां। तो इनके मान क्या होते हैं, निश्चित। जिनके मान निश्चित हों उनको हम क्या बोलेंगे, अचर राशियां। अब मान निश्चित होना यानी कि संख्याएं, इनको हम कैसे निरूपित करते हैं, संख्याओं में, यानी कि 1 2 3 4 5 और डैश 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 संख्या कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब इनके मान इसलिए निश्चित नहीं होते क्योंकि यदि इस समीकरण को हम हल करेंगे तो इसमें हमें x के जो मान मिलेंगे, जरूरी नहीं है कि अगला समीकरण हल करने पे हमें x का वही मान मिले। हो सकता है ना, ये हो सकता है। अब हो भी सकता है कि कई बार मिल जाते हैं x के मान, लेकिन हर समीकरण में बार बार जितने भी समीकरण हल करोगे x या y या फिर जो भी चर राशि है उसके मान हमें अलग अलग मिलेंगे अलग अलग समीकरणों में। तो इनके मान तो फिक्स नहीं होते, लेकिन जो संख्याएं हैं यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो इनके मान तो फिक्स हैं। अगर ये 1 है तो इसका मान 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 है तो 3 ही रहेगा, ये कभी नहीं बदलने वाले। तो इनके मान क्या होते हैं, फिक्स। इसलिए इनको बोलते हैं क्या, अचर राशियां। अब दूसरी चीज आ जाती है घात। तो घात, बहुपद की घात क्या होगी, तो यही बहुपद हम ले लेते हैं 2x वर्ग धन 3x धन 4 बराबर 0। इसमें अगर पूछा जाए कि बहुपद की घात क्या है, तो जो चर राशि की अधिकतम घात होगी, यहाँ पे चर राशि क्या है हमारी, x, और x की अधिकतम घात देखें तो x की अधिकतम घात क्या मिल रही है हमें, 2। तो यहाँ पे बहुपद की घात जो हो जाएगी, बहुपद की घात कितनी होगी, 2। तो जो भी चर राशि की अधिकतम घात होगी वही बहुपद की घात कहलाएगी। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं। मान लो ऐसा कहीं लिखा है 3x के ऊपर 7 की घात धन 6x के ऊपर 5 की घात धन 3x वर्ग धन x बराबर 4। इस टाइप से कोई बहुपद हमें मिल गया। तो अब यदि इसमें पूछा जाए कि बहुपद की घात क्या है, देखिए चर राशि की अधिकतम घात क्या मिल रही है हमें यहाँ, 7। तो इसकी घात क्या हो जाएगी, बहुपद की घात जो होगी वो कितनी होगी, 7 होगी। ठीक है, अब बात करें गुणांक की कि बहुपद के गुणांक किनको को बोला जाएगा। तो देखिए गुणांक को अगर हम इसको विच्छेद करें तो इसको क्या होगा, गुणा का अंक। ठीक, अब ये गुणा का अंक कौन सा होगा, ये होगा चर राशियों में जिस संख्या से है गुणा होगा उसको हम बोलेंगे उसका गुणांक। यदि यही बहुपद हम लें तो यहाँ देखिए x के ऊपर 7 की घात का गुणांक कितना है, 3। x के ऊपर 5 की घात का गुणांक कितना है यहाँ पे, 6। x के ऊपर 2 की घात का गुणांक क्या मिलेगा हमें, x के ऊपर 2 की घात में किस संख्या से गुणा है, 3 से। तो x के ऊपर 2 की घात का गुणांक कितना हो जाएगा,
3। इस प्रकार से ये गुणांक हम निकालेंगे जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुपद में जिस भी चर राशि की घात का गुणांक पूछा जाएगा तो हमें ये देखना है कि उस चर राशि में या जिस चीज़ में हमसे पूछा गया है उसमें किस संख्या से गुणा है। अगर मान लो कहीं ऐसा लिखा होता है 7x के ऊपर 5 की घात ऋण 6x वर्ग ऋण 5 बराबर 0 और इसमें पूछा जाए कि x वर्ग का गुणांक क्या है, x वर्ग का गुणांक। तो देखिए x वर्ग में यहाँ किस संख्या से गुणा है, ऋण 6, ठीक है। तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, ऋण 6। बहुपद जो होते हैं पूरे के पूरे बहुपद हमेशा धनात्मक ही माने जाते हैं। कोई भी बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो हमेशा पूरा का पूरा धनात्मक होता है। यदि कोई चिन्ह बीच में ऋण आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस बहुपद में उस चर राशि का गुणांक क्या है, ऋणात्मक, ठीक है। तो गुणांक हम जब भी लिखेंगे चिन्ह सहित लिखेंगे। अगर धनात्मक है तो चिन्ह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ऋणात्मक है गुणांक तो हम उसको चिन्ह सहित लिखेंगे। अब बात कर लेते हैं बहुपद के वर्गीकरण के बारे में। तो बहुपद का अगर हम वर्गीकरण करें तो इसको दो आधार पर हम वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है पदों के आधार पे और दूसरा है घात के आधार पे। पदों के आधार पे कैसे करेंगे, देखिए मान लीजिए कहीं लिखा है x या 7x या 6x वर्ग या 9x, कुछ भी इस टाइप से। तो इसमें कितने पद आ रहे हैं बहुपद में, यहाँ पे देखिए एक पद है, यहाँ भी एक पद है, यहाँ भी एक पद है, यहाँ भी एक पद है। तो हम इसको बोलेंगे क्या, एक पदीय, एक पदीय बहुपद। अगर कहीं ऐसा आ जाए कि 2x वर्ग धन x बराबर 0, तो अब यहाँ पे कितने पद आ रहे हैं, एक ये है एक ये है, यानी कि क्या है, द्विपदीय, ठीक है। अब मान लो लिखा है 5x के ऊपर 3 की घात धन 6x वर्ग धन x धन 7 बराबर 0। तो अब यहाँ पे हम पदों को गिनेंगे 1 2 3 4। तो ये कितने पद आ गए इसमें, 4। तो ये कहलाएगा चतुर्थ पदीय। इस प्रकार से जितने भी बहुपद में पद होंगे तो पदों के आधार पर इनका वर्गीकरण अगर करना पड़े तो ये हो जाएगा हमारा एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, चतुर्पदीय। जितने भी उसमें बहुपद होंगे उतना पदीय वो बहुपद कहलाएगा। अब यदि घात के आधार पर हम बात करें तो देखिए घात ऐसी भी हो सकती है कि x धन y बराबर 0, यानी कि यहाँ पर चर राशियाँ दो आ रही हैं, एक x और एक y, और इन पे देखिए घात कोई दिख नहीं रही है, यानी कि इन पे कितने की घात है, एक की घात। तो एक की घात जब भी किसी बहुपद पे होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद, ठीक। यदि इस टाइप से है कि 3x वर्ग धन 2x धन 3 बराबर 0, तो इसमें बहुपद की अधिकतम घात क्या दिख रही है तुम्हें, 2। तो बहुपद की अधिकतम घात 2 है, इसलिए क्या कहलाएगा, द्विघात, या इसको हम बोलते हैं क्या, वर्ग समीकरण, वर्ग समीकरण। तीसरा उदाहरण अगर हम लें 9y के ऊपर 4 की घात धन 9y के ऊपर 3 की घात धन y धन 7 ले लेते हैं बराबर 0। तो इसमें बहुपद की अधिकतम घात 4 है, इसलिए क्या कहलाएगा, चतुर्थ घात का बहुपद। अगर 3 की घात होगी तो त्रिघात। अब ऐसा भी हो सकता है, एक कंडीशन ऐसी भी आएगी कि हो सकता है आपको इस टाइप से कोई बहुपद दे दे, एक पदीय बहुपद है, ठीक है। पदों के आधार पर अगर हम इसको देखें तो ये कैसा है, एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद है, लेकिन इसमें अगर कोई पूछे कि इसकी बहुपद की अधिकतम घात क्या है, तो अधिकतम घात यहाँ देखिए चर राशि है नहीं, चर राशि है नहीं, यानी कि इसकी अधिकतम घात क्या कहलाएगी, शून्य। तो इसको हम क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद। अगर घात के आधार पर इसको बोला जाए तो ये क्या है, शून्य बहुपद, और अगर पदों के आधार पर इसको बोला जाए तो ये क्या है, एक पदीय। अब शून्य की घात इसलिए है क्योंकि यहाँ देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7x के ऊपर 0 की घात बराबर 0, और हम जानते हैं कि किसी भी संख्या पे यदि 0 की घात है तो उसका उत्तर क्या होता है, 1, यानी कि ये अपरिवर्तित रहेगा, ये 7 ही लिखा है। तो इसमें बहुपद की घात क्या आ जाएगी, शून्य, और इसको क्या बोलेंगे हम, शून्य बहुपद। एक की घात है, रैखिक बहुपद,
2 की घात है द्विघात या वर्ग समीकरण, 3 की घात है तो त्रिघात, 4 की घात है तो चतुर्थघात, और शून्य की घात है यानी कि उसमें अगर चर राशि नहीं है तो ऐसे बहुपद को हम क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद। अब बात कर लेते हैं हम शून्यक, जो कि हमें इस अध्याय में पढ़ने हैं। उसके शून्यक क्या होते हैं? तो किसी भी बहुपद के शून्यक चर राशि के बेमान हैं, चर राशि के बेमान जिनको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, उनको हम क्या बोलेंगे, शून्यक। मान लीजिए एक हमारे पास समीकरण है x धन 2 बराबर 0। अगर इसमें हमसे पूछा जाए कि इसमें बहुपद का शून्यक क्या है, तो शून्यक निकालने के लिए हमेशा हमें बराबर में 0 लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसका अगर पक्षांतर कर दें 2 का, तो हमें क्या मिल रहा है, x का मान -2। अगर इस x का मान हम यहाँ पे रख दें तो ये क्या हो जाएगा, ऋण 2 धन 2, कितना आएगा, 0। यानी कि दायां पक्ष और बायां पक्ष क्या हो जाएगा, बराबर, तो बहुपद हो जाएगा संतुलित। यानी कि हमें यदि शून्यक निकालने बोला जाए तो हमें क्या पता है अब कि चर राशि के बेमान जिनको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, उनको हम बोलते हैं बहुपद के शून्यक। अब किसी भी बहुपद में शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या की बात की जाए तो उस बहुपद में हम देखेंगे चर राशि की अधिकतम घात, अधिकतम घात। चर राशि की अधिकतम घात हम इसलिए देखना है क्योंकि चर राशि की जितनी भी अधिकतम घात होगी बहुपद के शून्यक भी उतने ही होंगे। यानी कि अगर घात कितनी है, 4, तो शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी, शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी, 4। अगर घात 2 है तो बहुपद के शून्यक कितने निकलेंगे, 2। अगर घात 3 की है तो शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी, 3। यानी कि जितनी घात चर राशि की उतने ही शून्यक हमें उस बहुपद के मिलेंगे। शून्यक यानी कि हमें उस बहुपद को हल करने पर चर राशि के उतने ही मान प्राप्त होंगे। एक बात तो ये हो गई शून्यकों की संख्या। दूसरी चीज कि यदि चर राशियों की संख्या पे भी बहुपद के जो हैं, चर राशियों की संख्या, यदि बहुपद में चर राशियों की संख्या 2 है तो ऐसे बहुपदों को हल करने के लिए हमें समीकरण भी कितने चाहिए होंगे, 2। यदि चर राशियां 3 है तो समीकरण भी कितने चाहिए पड़ेंगे, 3। लेकिन अभी ये 3 चर राशियों वाले समीकरण हमारे पास नहीं है। अध्याय 3 में है 2 चर राशियों वाले, और अभी जो अध्याय हम पढ़ने वाले हैं उसमें सिर्फ एक ही चर राशि मिलेगी, चाहे वो x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, चाहे t हो, p q r s कुछ भी हो सकता है, लेकिन चर राशि हमें एक ही मिलेगी। तो अभी हम इस पर ध्यान नहीं देते, ये वाली 2 चर राशियों वाले समीकरण हम पढ़ेंगे अध्याय 3 में, ठीक है। और ये 3 राशियों वाले तो आपके लिए है ही नहीं, ये आपको 11th या 12th में ही मिलेंगे, तो अभी इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हम। अब हम बात कर लेते हैं अपनी प्रश्नावली, जो कि है 2.1, ठीक है। तो देखिए प्रश्नावली 2.1 में हमसे पूछा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें 6 ग्राफ दिए हुए हैं, हमें यहाँ बताना है शून्यकों की संख्या। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुपद ये क्या है, px, यानी कि p के साथ जो x लिखा है कोष्टक में, तो ये हमें बता रहा है कि जो हमारा बहुपद है वो क्या है, x का बहुपद है। अब x का बहुपद है और यदि आपको ऐसे ग्राफ दिए जाएं और ग्राफ देने के बाद आपसे पूछा जाए कि शून्यकों की संख्या क्या है, तो x का बहुपद यदि है y बराबर px के रूप में, तो उस बहुपद की जो वक्र लाइन होगी या वक्र रेखा होगी, ये जो आपको रेखाएं दिख रही हैं कुछ ड्रॉ हैं इसमें, ठीक है, तो ये x अक्ष को जितनी जगह प्रतिच्छेद करेगी, ये x अक्ष को जितनी जगह काटेगी, उस बहुपद के शून्यक भी उतने ही होंगे। और यदि ये
पी बाय होता है यानी कि बहुपद बाय का होता तो हम फिर देखते कि बाय अक्ष को कितनी जगह वो लाइन काट रही है। लेकिन यहाँ बहुपद हमारा क्या है, x का बहुपद है, इसलिए हमें देखना है कि x अक्ष को कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है ये वक्र, तो उतने ही हमारे क्या होंगे, शून्य। पहली आकृति की बात करें तो पहली आकृति में देखिए ये जो रेखा है वो किसको प्रतिच्छेद कर रही है, बाय अक्ष को। लेकिन हमारा बहुपद क्या है, x के रूप में है, यानी कि प्रतिच्छेद किसको करना चाहिए था, इसको x अक्ष को, लेकिन ये x अक्ष को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 0। इसमें कोई भी शून्यक नहीं है। दूसरे की बात करें हम तो अब इसमें देखिए ये जो वक्र है ये x को कहाँ काट रहा है, एक जगह, यानी कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1। इस वाले वक्र पे हम ध्यान दें तो ये x को 1 2 3 जगह प्रतिच्छेद करता है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3। अब चौथी वाली आकृति पे ध्यान दीजिए तो ये जो वक्र बना हुआ है इसमें ये x अक्ष को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, 2 जगह, यानी कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी इसमें, 2। पांचवी आकृति की बात करें तो ये 1 2 3 4 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 4। इसमें देखें तो 1 2 3 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि शून्यकों की संख्या कितनी है इसमें, 3। ठीक है, अब ये हो गई हमारी प्रश्नावली 2.1 और वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अगली प्रश्नावली करेंगे हम अगले वीडियो में। तो वीडियो को भी यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें हम करेंगे प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को हल।